हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू संजय के प्राइवेट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि इंक्वायरी पर बात कैसे करें। इंक्वायरी पर बात कैसे करें ये टॉपिक सारे मार्केटिंग और सेल्स पर्सन के लिए लागू होता है। सभी लोग इंक्वायरी पर बात करने में कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। जब भी आपके पास कॉल आते हैं या इंक्वायरी आते हैं, आप बात करने में बहुत सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे फैक्ट पर ध्यान देना पड़ता है। आप डरते हो, बहुत सारे रीजन से जब डरते रहते हो, या तो कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहता, या तो लैंग्वेज आपको मालूम नहीं रहता। आपको तेलुगु आता तो हिंदी नहीं आता, हिंदी आता तो कन्नड़ नहीं आता, कन्नड़ तो तमिल नहीं आता, तमिल नहीं तो तमिल तेलुगु नहीं आता, मराठी नहीं आता। तो बताओ, भाषाएं मायने नहीं रखता है, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। जो आपके पास जो लैंग्वेज है ना, अब देखिए हर इंसान को, जैसे आपको इंग्लिश में बात कर रहा तो उसको हिंदी तो नहीं आती है, उसका भी पॉइंट क्या है कि हिंदी नहीं आएगी, और आप तो उससे आगे हो कि आपको इंग्लिश आ रही है। और मान लीजिए किसी को तेलुगु आ रहा है लेकिन उसको हिंदी तो नहीं आती है, तो आप अपने आप को ऐसा अंदर से ऐसा गलत अपने आप को डेमोलाइज नहीं करना चाहिए कि हमको कुछ आता नहीं, कैसे बात करूँ। लैंग्वेज तो बहुत है, तो सबको सब तो लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इंक्वायरी को बात कैसे करें। तो फर्स्ट आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। 10 टिप्स है जो आप अगर इसको फॉलो करते हो तो मेरा मानना है कि आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, मार्केटिंग अच्छा कर सकते हो, सेल अच्छा कर सकते हो। तो अगर 10 फैक्ट पर आप फॉलो करते हो, अगर इसको आप स्ट्रॉन्ग अपने लाइफ में आप इसको अप्लाई करते हो, तो आप जरूर एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हो, सक्सेस सेल्समैन बन सकते हो, सक्सेस मार्केटिंग पर्सन बन सकते हो। तो देखिए, पहला क्या है कि एनालिसिस पर्सन। आप पहले कॉल करते हो या कॉल रिसीव करते हो, तो आप एनालिसिस करो कि सामने वाला पर्सन जेंट्स है, लेडीज है, मेल है या फीमेल है, तो किससे क्या बात करना चाहिए। आपको अंदर ये गुणवत्ता होना चाहिए, ये आपको अंदर क्वालिटी होना चाहिए। लेडीज से लेडीज बात करें तो कैसे बात करना, लेडीज जेंट्स से बात करें तो कैसे करना, मेल फीमेल से बात कर रहे तो कैसे करना, मेल टू मेल से मेल बात कर रहे हैं तो कैसे करना, फीमेल से फीमेल बात कर रही है तो कैसे करना। तो ये सारी चीज़ों को आपको ही एनालिसिस करना है, तभी आप उससे ज़्यादा देर तक बात कर सकते हैं। आगे जो है डिजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले को आपको मालूम करना चाहिए कि आप सर आप डिसीजन मेकर हो, या आप खुद रिसेलर हो, या आप वहाँ पे आप क्या देखते हो सर, ऐसा तो पूछ सकते हो ना। सर आप वहाँ पर क्या देखते हो, आपसे हमारी बात हो रही है, हेलो मिस्टर आलोक, हेलो मिस्टर अमित, हेलो मिस्टर रमेश, सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 3 भाषा यूज करते हो। मैं मिथिलेश चौधरी बात कर रहा था, इसके रिगार्डिंग बात कर रहा था, जो भी प्रोडक्ट है आपके सामने। अच्छा सर, मैं आपके 2 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा। सर आप वहाँ पे क्या देखते हो, आपका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सेल देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, तो प्राइजिंग का डिसीजन मेकर आप हो या और कोई है, ऐसा बात कर सकते हो। आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर को कौन है, वो आप ऑनर से बात कर रहे हैं, कैसे मालूम होगा कि ये काम करने वाले से बात कर रहे हैं या किसी परचेज वाले से बात कर रहे हैं। तो आपको जानना, उसको पहले मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा उसके प्रोफेशनल लाइफ में आपको इंटर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंक्वायरी पर बात करें तो आपको पूछना चाहिए कि सर आपका डिजिग्नेशन क्या हो, आप ऑनर है, आप खुद डिसीजन मेकर हो,
दूसरा कि प्रोजेक्ट मैनेजर है कि आप क्या देखते हो, तो खुद बताएगा मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कभी भी आपका डिसीजन मेकर नहीं होता है। क्या होता है, वो खुद परचेज करने के लिए रेट फाइनल नहीं करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखो, ऑनर से अगर बात हो रही है तो आपको तुरंत डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद परचेज मैनेजर जो होता है वो भी खुद डिसीजन नहीं लेता, वो काफ़ी कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, इंक्वायरी कोटेशन काफ़ी कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और अपने सर को बताएगा। किसको बताएगा, अपने सर को बताएगा, अपने हेड को बताएगा। खुद का डिसीजन है, सर इतने कोटेशन आए हैं, इससे बात फाइनल करना है। लेकिन वो परचेज वाला अगर कुछ उसका और भी कुछ अंदर से है तो भी आप निकलवाने की बात करो, ठीक है। कुछ परचेज वाले ऐसे रहते हैं जिसकी कुछ फॉर्मेलिटी भी रहती है, कुछ रिलेशनशिप में बदलना चाहता है, अच्छा उसे कम्युनिकेशन करे तो आपको रिफरेंस ज़्यादा दे सकता है अपने डिसीजन मेकर को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि इसके बाद कुछ इंजीनियर भी आपको कॉल कर लेते हैं, जिसे कहीं पर देख रहे हैं ऑनलाइन पे, लेकिन उसका सब्जेक्ट परचेज करने का राइट्स नहीं है, लेकिन वह प्रोजेक्ट पे इंजीनियर है, तो भी आपको कॉल करके पूछेगा तो आप पूछ सकते हैं सर आप क्या देखते हो, तो बोलेगा मैं यहाँ पे इंजीनियर हूँ। कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी आपको कॉल कर सकते हैं, अदर्स में बोलते कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर आपको कॉल कर सकते हैं, हमको ये चाहिए। कुछ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे, इंडिविजुअल कुछ काम कॉल करेंगे, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट सेल होने का चांस रहेगा, डायरेक्ट ऑर्डर आने का चांस रहेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि डिजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप किससे बात कर रहे हो आपको मालूम करना चाहिए, आप कौन बोल रहे हो और यहाँ पर क्या देखते हो। आप ऐसे बोल सकते हैं मैं मिथिलेश चौधरी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस देखता हूँ, मैं सेल देखता हूँ सर, मैं मार्केटिंग देखता हूँ और पूरे मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या प्राइजिंग में आपको देना है, कहाँ तक हम आपको निगोशिएशन करके दे सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से आप सामने वाले से बात कर रहे थे, आप किससे बात कर रहे हो, वो अब देखिए पानी में लाठी मारने से कोई फायदा नहीं है, पत्थर पर लाठी से मारने से कोई फायदा नहीं, मार आपको रिवर्स लगने वाला है, ठीक है। तो आप कहाँ से किससे बात कर रहे हो, किस पर्सन से बात कर रहे हो, आपको वहाँ से एनालिसिस करके आपको निकालना होगा, तभी आपको आगे ऑर्डर आने का चांस रहेगा। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे मैं ऐसा ही फ़ोन किया था, मेरे को चाहिए नहीं। बहुत लोग बोलेगा कि आपको ऐसे मैं देख रहा था, तो वहाँ पे आपको बात बनने वाली नहीं है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे कि स्टेट के ऊपर भी रहता है, क्या रहता है, तो स्टेट के ऊपर भी रहता है, जैसे आप किस स्टेट पर अपना ज़्यादा ग्रिप बना सकते हो, ठीक है। अभी जैसे आपको कोई भी इंक्वायरी पर आप बात करते हो, ठीक है ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी इंक्वायरी के अंदर स्टेट भी आता है ना, पर्सन का नाम आता है, चाहे इंडिया मार्ट हो, चाहे एक्सपोर्टर इंडिया हो, ट्रेड इंडिया हो, जितने भी आपके इंक्वायरी आता है तो भेजने वाला तो अपना फ़ोन नंबर अपना नाम भी देता है, रिगार्ड्स सो उसका कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, उसका मेल आईडी रहता है, उसका स्टेट भी रहता है। तो स्टेट से आपका 50% लैंग्वेज का मालूम हो जाता है कि कौन सा लैंग्वेज में हमको बात करना अच्छा है। उसके बाद एक रिंग टोन आता है और उसके जो एक मदर लव्स टोन से भी मालूम हो जाता है कि उसका मदर टोन्स क्या है, उससे भी पकड़ में आ जाता है कि यूपी बिहार का है या तमिल वाला है, बात समझ में आ गया ना। तो आपको एक जो स्टेट का भी एक आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप किस स्टेट वाले से बात कर रहे हो। जैसे आप कोई भी आप इंक्वायरी को कोई बात करना शुरू करें तो आप गुड मॉर्निंग बोलिए, आपको अपना कंपनी का नाम बताने की जरूरत है, गुड मॉर्निंग सर कैसे हो। खुद पूछेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो आपको अपना नाम बताना होगा, कंपनी का नाम बताना होगा, ठीक है। क्यों हम आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब तक जितना आपको से क्वेश्चन करता है तो उतना ही आपको बताना जरूरी समझता हूँ मैं।
अब फालतू में अपना बताने से फायदा नहीं है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए संध्या इंटरप्राइजेज में मार्केटिंग 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग ही 10 संध्या इंटरप्राइजेज नाम से अगर उसको कस्टमर को कॉल करेंगे तो सामने वाला इरिटेट होता है, यार कितने लोग कॉल करोगे इसी कंपनी से। तो आपको वहाँ पे क्या है, नाम नहीं बताना है, कंपनी का नाम हाइड रखना है। आप पूरी प्रोसेस बिना नाम का करना है। कोटेशन जाएगा तो खुद पता चल जाएगा किधर से कोटेशन आया, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो। आप अपना नाम बता सकते हो, आप अपना काम बता सकते हो, आप क्या करते हो, क्या देखते हो, कितने साल से कर रहे हो। तो काफ़ी डीपली जा करके कस्टमर से बात करना होगा, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे कि लैंग्वेज का जो है, स्टेट के बाद आपको आता है लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज सबको सब लैंग्वेज तो नहीं आती है। मान लीजिए मैं तेलंगाना में रहता हूँ 25 साल से, क्या मेरे को तेलुगु आता है? नहीं आता है। फिर भी 25 साल से मैं हूँ यहाँ पे। अरे तेलुगु के बात छोड़ो, यहाँ के जो मुस्लिम कौम के लोग हैं उनको भी तेलुगु नहीं आता है, जबकि हैदराबाद उनका ही तो है। जो प्योर मुसलमान होते हैं, चार मीनार में जाओगे तो जो मुसलमान लोग होते हैं उनको उर्दू और हिंदी के अलावा तेलुगु का एक वर्ड भी नहीं आता है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप ये तेलुगु कंपल्सरी आना ही चाहिए? देखिए हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की मेन भाषा जो हिंदी है। सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा, आप बोलते हो। आप अपने लैंग्वेज के वजह से आप बोल सोचो कि हमको इंग्लिश नहीं आती, बात कैसे करें, बिजनेस कैसे करें। क्या पीएम मोदी को इंग्लिश आती है विदेश में जाता है तो? अब देखिए चाइना में जाओगे तो क्या इंग्लिश बोली जाती है? कनाडा में जाओ तो इंग्लिश बोली जाती है। क्या आप सऊदी में जाओगे तो इंग्लिश बोली जाती है। जिस कंट्री की, हर कंट्री की एक अलग भाषा होती है। तो आप भी जिस स्टेट से आए हो उसकी एक अपनी भाषा है, अपनी पहचान है। वो आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप जो भाषा में, जिस भाषा से पैदा हुए हो, जो आपके अंदर काबिलियत है, उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के बात करो। आप अपने भाषा पे आपको प्राउड होना चाहिए। दूसरे के भाषा को लेकर के आप अपने आप को ऐसा गिल्टी फीलिंग करना, महसूस करना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। आप इंग्लैंड में तो पैदा नहीं हो सर कि आपको इंग्लिश आएगी। बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, स्कूल है जहाँ पर हिंदी बोला जाता है। आज हमारे देश में इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए, लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आपका मदर टंग्स क्या है, आपका मदर लैंग्वेज क्या है, उससे वही आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके थ्रू आप मार्केट में अपना जंप करो, उछाल मारो। क्या तमिल वाले को हिंदी आती है? उसका वीकनेस नहीं कि उसको हिंदी नहीं आती है। जैसे आपको तमिल नहीं आती है, आपको तेलुगु नहीं आती है, तेलुगु वाले का हिंदी आती है, उसका भी तो वीकनेस है। तो आप सबका कुछ ना कुछ वीकनेस है। देखिए सब एक दूसरे के पूरक है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो आप अपने लैंग्वेज की वजह से आप बात करने में डरो मत। जो आपको लैंग्वेज आता है उसमें जितना कोशिश हो सके एक दूसरे के बारे में इंटरटेक करो। अपने बारे में आप पूछो, आप बताओ, उनके बारे में आप जानने की कोशिश करो। तभी आप इंक्वायरी पर ज़्यादा टिक पाओगे, ज़्यादा ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है कि रिसेलर। अब ये आपको देखना होता है कि जिससे आप बात कर रहे हो, अब कैसे पता चलेगा कि सामने वाला खरीद के बेचने वाला है। तो आप दो चार बातें करोगे कि सर कैसा हो, कहाँ पे आपका बिजनेस क्या है सर, आप ये इसके अलावा और क्या क्या करते हो सर, या और क्या क्या डील करते हो। तो जैसे ही आप ये सब दो चार वर्ड बोलते हो तो सामने वाला अपने बारे में खुद ओपन हो जाएगा कि भाई मैं और भी आइटम को डील करता हूँ। अगर नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि सर एक जो आप मटेरियल आपका इंक्वायरी है, ये कौन सा प्रोजेक्ट में लगने वाला है, या आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है। तो खुद बोल देगा कि हम नहीं हम प्रोजेक्ट हमको जो हमारा नहीं है, हम तो रिसेल करने वाले हैं। तो आप देखिए रिसेलर का इंडिविजुअल से ज़्यादा आपका सबसे साथ देने वाला कौन होगा? आपका रिसेलर होगा। कौन होगा?
रिसेलर को ज़्यादा आपको पकड़ रखना चाहिए, क्योंकि रिसेलर से ही कंपनी चलती है, होलसेलर से कंपनी चलती है। इंडिविजुअल आज यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा, कल वहाँ पर प्रोजेक्ट चलेगा, कल भी उसका प्रोजेक्ट 1 साल तक भी नहीं चलने वाला, 2 साल तक भी नहीं चलने वाला, तो क्या आप उसके साथ कंटिन्यूअस बिजनेस कर सकते हो? आप रिकॉर्ड्स में देखो, 2016 से मान लीजिए संध्या एंटरप्राइज बिजनेस कर रहा, तो उसको साथ कौन दे रहा? रिसेलर ही देते, होलसेलर देते, ना कि इंडिविजुअल देते। आज से कई साल पहले बहुत कस्ट कंपनियां आपके साथ जुड़ी, इंडिविजुअल मटेरियल लिया, लेकिन क्या हुआ, आज भी मटेरियल आपसे ले रही है? नहीं ले रही, क्योंकि वो इंडिविजुअल थे। बस हो जा इंडिविजुअल जो है, जिससे आपको साड़ी लेना है और एक बेचने वाले को साड़ी लेना है, तो दुकान वाला किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है? उसको डिस्काउंट देता है जो होलसेलर है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले जा करके हर महीने आके लेके जाएगा। लेकिन आप एक दिन जाओगे शर्ट पैंट का कपड़े लेने, तो आपसे ज़्यादा रेट लेता है, क्योंकि आप जो है इंडिविजुअल हो, आप डेली जाके उससे शॉपिंग करने वाले नहीं हो। उसी तरह से आपका दुकान को रन किसको कौन किया? एक होलसेलर किया, रिसेलर किया। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब कम्युनिकेशन करते हो, और एक तो डायरेक्ट आपको इंक्वायरी आती है, एक तो इनडायरेक्ट भी आपके जाके सर्च कर सकते हो इंडिया मार्ट पे और ट्रेड इंडिया पे। मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉक पर आपको सेल करना है, तो आप सारे पोर्टल पर जाके मान लो, ट्रेड इंडिया पर, एक्सपोर्टर इंडिया पर, जस्ट डायल पे, जितने भी पोर्टल है सब पे मार के देखो कि पीवीसी वाटर स्टॉक पर इन असम, पीवीसी वाटर आपके 36 स्टेट है, 36 स्टेट पर जा जाके मारिए कि उस स्टेट पे पीवीसी वाटर स्टॉक पर देने वाला कौन है, और जो बेचने वाला है वही तो आपका कस्टमर है। जो बेच रहा है वही तो आपका कस्टमर है। सीमेंट फीड भोज वाले कहाँ पर मिलता है, तो जो बेचने वाला है वही तो आपका कस्टमर है। तो इस तरह से आप रिसेलर को आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि 6 जो पॉइंट है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को आप कैसे पहचानोगे कि ये इंडिविजुअल है? तो इंडिविजुअल कभी भी आपको क्वांटिटी, कम क्वांटिटी की बात करेगा नहीं, तो ज्यादा ही क्वांटिटी की बात करेगा, और वो डायरेक्ट प्राइसिंग पर फोकस करेगा, डायरेक्ट डिलीवरी पॉइंट पर फोकस करेगा कि हमारे साथ आने के लिए कितना लगेगा, क्या लगेगा। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा गेस होना चाहिए। और कभी भी आपको कोई भी कस्टमर, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे रिसेलर हो, डायरेक्ट आपको कॉल पे ही आपको प्राइसिंग नहीं बताना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी प्रोडक्ट का कोई आपको रेट पूछता है, प्राइसिंग पूछता है, तो आपको फ़ोन पर डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए। आपको उनको, कुछ लोग बोलते हैं हमारा फ़ोन नंबर पर ही दे दो, हमारे व्हाट्सएप पर ही कोटेशन दे दो, रेट दे दो, ऐसे ही बोल दो। तो ये गलती कभी भी नहीं करना कि भाई आपको फोन पे ही बोल दिया कि इतना रुपया इतना, ये गलत हो जाएगा। आप देखिए, कोई भी बिजनेस में उतरा है, एक आपके घर में काम करने वाली कभी कुछ ना कुछ जीमेल पर मेल आईडी है, एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको भी एक जीमेल आईडी है। तो आप एक बिजनेस मैन हो, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं आज के डेट में जिसके पास मेल आईडी नहीं है, ठीक है? तो आप इसको रिक्वेस्ट की कुछ, तो आपका मेल आईडी के बिना कोटेशन कैसे दे सकते सर? अगर आपका मेल आईडी ही नहीं रहेगा, कल गए आप पूछोगे कि हमारा एक कोटेशन आपने दिया था, तो हम उसको कोटेशन को कहीं पर सर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे रिसेलर हो। और इंडिविजुअल जो रहता है, आपको देखिए 100% 80% जो है आप उसको ऑर्डर कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर सारे उसको अच्छे तरह से डील करते हो, अच्छे ढंग से अगर उससे बातें करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। तो इंडिविजुअल में आपको देखना होता है कि वो पर्सन कौन है, डिसीजन मेकर कौन है, प्राइसिंग कौन देखेगा। तो उसके इंडिविजुअल का जैसे भी कोई इंक्वायरी है, तो उसको पीछे ही लग जाना चाहिए यार। आप 2 बार 4 बार 5 बार, कम से कम एक 1 वीक तक कंटिन्यूअस उसको हॉलो हाई करते रहोगे, तो इंडिविजुअल से ज़्यादा आपको बेनिफिट आता है, मार्जिन आता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना कि सामने वाला इंडिविजुअल है तो उसको फॉलो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद क्या है कि आपका नेक्स्ट 7 पॉइंट अर्जेंट नीड्स जो रहता है।
जैसे आप कोई इंक्वायरी कर, कोई आता है तो आपको क्या बोलता है कस्टमर कि मेरे को अर्जेंट चाहिए, वो भी चाहिए बॉम्बे में चाहिए, मैं बॉम्बे में हूँ, दिल्ली में चाहिए दिल्ली में हूँ। आपका बोलेगा उड़ीसा में हो, कटक भुवनेश्वर में हो तो भुवनेश्वर में चाहिए। तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? आप ऑर्डर को छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? आपको ऑर्डर को छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए भुवनेश्वर का पार्टी है, उसको पीवीसी वाटर स्टोर भुवनेश्वर में, तो क्या ऑर्डर को छोड़ देते आप? क्या दिल्ली में है छोड़ देते हैं ऑर्डर को? आपको आपके पास जो है एक लिस्ट है ना, कस्टमर का लिस्ट है, तो हर आदमी के पास वो कस्टमर का लिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कस्टमर लिस्ट। आप हर एक आदमी के पास वो कस्टमर का लिस्ट होना चाहिए। जैसे आप जैसे बोलता है कि मेरे को आज ही नीट चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत आपका कस्टमर लिस्ट ओपन करना चाहिए स्टेट वाइज भी आप एक कस्टमर लिस्ट बना लीजिए जिसको आप देते हो। जैसे कि आपका उड़ीसा में आप देते हो, हीरो वाले को देते हो, एक और है कटक में है, 2-3 हमारा रिसेलर है। जैसे पुणे में हमारा कांता इंटरप्राइजेज है, और आपका चेन्नई में है ISM में, और जो लोग हैं बेंगलोर में भी हमारे कैन पावर रबर इंडस्ट्रीज है, बॉम्बे में कैन पावर रबर इंडस्ट्रीज है, वो आपका अहमदाबाद में जो लोग हैं, तो वो लोग का पास आपका डिटेल रहना चाहिए। तो आप तुरंत क्या करना चाहिए? सर 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको हमारे जो एजेंसी है, हमारे जो रिसेलर है, आपको वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे अर्जेंट नीड्स आपको उसका फुलफिल हो गया वहाँ से, तो जैसे आपका जो रिसेलर था आप उसको कॉन्फ्रेंस पर ले लोगे। जैसे आप मान लीजिए कि आपका कटक है उड़ीसा में उड़ीसा का ही कस्टमर है, और आप बैठे हो हैदराबाद में। अब हैदराबाद से उसको जाने में उड़ीसा बहुत टाइम लगेगा ना, और उसको अर्जेंट चाहिए। आगे समझ में? तो आपको क्या करना चाहिए? आप हैदराबाद से उड़ीसा कटक वाले को, जिससे आपका जो कस्टमर है उसको कॉल लगाइए, फिर उसको कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, सर आपका मटेरियल वही से मैं अरेंज करा देता हूँ। तो क्या होगा, आज इनके पास जो उड़ीसा वाले के पास जो मटेरियल मान लीजिए 40 बंडल था, तो 40 बंडल वहाँ से निकाल के इनके पास चला गया। अब 40 बंडल जो 40 रोल था वाटर स्टॉक पर, फिर उनके गोदाम खाली हुआ था, फिर 40 बंडल फिर आपसे लेंगे ना, और ये भी हैप्पी हो जाएंगे कि हमको बैठे बैठे एक संध्या फ्लेक्स ने हमको कस्टमर को दिया यहाँ के एरिया को। तो आपके ऊपर इस सेलर का बहुत ट्रस्ट पैदा होगा। और क्या है, दूसरा नंबर पे जो है उसके कस्टमर्स को अर्जेंट नीड को भी फुलफिल हुआ। क्या हुआ? अर्जेंट नीड्स भी फुलफिल हो गया। तो एक ही प्रोडक्ट नहीं है, आपको ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। जैसे आप होज पाइप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, और आप पुणे से भी सेल कर सकते हो। पुणे में भी अपना एक यूनिट है, वहाँ से भी आपको रेट लेके रखिए, वहाँ से भी बात करा दीजिए, आप अपने नाम बिलिंग कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि अर्जेंट नीड्स को जब तक आप फुल नहीं कर पाओगे, तो आपके पास इंक्वायरी तो आएगा मगर आपको ऑर्डर नहीं आएगा। बेनिफिट हर हालत में आपको ही होने वाला है। बेनिफिट हर हालत में आपके थ्रू जाएगा कोई भी बिजनेस। अब मैं मान लीजिए मेरे थ्रू आपको फायदा होने वाला, तो आप मेरा क्रेडिट आपके सामने तो अच्छा ही रहेगा ना। देखिए कोई भी इंसान जो होता है बड़ा कैसे बनता है? इंसान बड़ा बनने के लिए ऐसे हाथ फैलाने वाला कभी बड़ा नहीं होता है। हमेशा बड़ा वही ऊपर पहुंचता है जो देने वाला हिस्सा। हाँ, जैसे जो बार बार देने की कोशिश करता है ना, दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करता है, वही आगे ऊपर तक जाता है। और हमेशा हाथ पास फैलाया रहेगा तो आप इंतजार में रहेगा, और देने वाला कभी आगे ही बढ़ते चला जाता है, और लेने वाला कभी इंतजार ही करता है, कोई आ गया देता गया, कोई आया देता गया। आगे समझिए। तो आप याद रखो, हमेशा आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए आपका नेटवर्क को फैलाना होगा। एक दूसरे को, आपके रिसेलरों को भी बेनिफिट दिलाना होगा। वो जहाँ पर बैठा है उसके सराउंडिंग में कोई नीड्स अर्जेंट है, तो वहीं से वही आपको मटेरियल को सप्लाई करा देना होगा।
तो अर्जेंट नीड्स को आपको जब तक नहीं समझोगे आप कोई भी इंक्वायरी को ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आता है, कभी कभी टेंडर के लिए बहुत लोग इंक्वायरी करता है। क्या करता है? टेंडर के लिए। तो कुछ लोग ऐसे इंक्वायरी करता है लेकिन उनको आज जरूरत नहीं है, वो टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मांगेंगे 5000 10,000 मीटर चाहिए। आप देख के अरे बहुत क्वांटिटी है, 4000 मीटर चाहिए, लेकिन वो लेने वाले नहीं रहते। क्या करते? उनको टेंडर के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए। तो आपको पूछना चाहिए कि आपको 4000 मीटर कब तक चाहिए सर? आप 4000 मीटर पूछ रहे हैं तो कब तक चाहिए, ये भी आपको पूछना जरूरी होता है। तो अपने आप ओपन हो जाएगा। मैं टेंडर के लिए ले रहा था रेट, तो टेंडर के लिए कभी भी रेट दीजिए तो आपको ज़्यादा देना चाहिए। रेट क्या देना चाहिए? टेंडर के लिए अगर कोई भी ज़्यादा पूछता है तो रेट आपको ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि वो आप बोलोगे कि वैलिडिटी हमारा कोटेशन का 1 मंथ है, 6 महीने के बाद फिर रिमाइंड करेगा तो बोलेगा यार उसी रेट में दे दो, उसी रेट में दे दो, फिर आपको दिक्कत होगी। तो टेंडर के लिए कभी भी आपको 5% बढ़ा के ही रेट देना चाहिए, ताकि वो टेंडर का ऑर्डर जो 1 साल में भी आ सकता है, 6 महीने में आ सकता है, फिर उसी कोटेशन को रिफर करने का कस्टमर कोशिश करेगा, फिर आपको आप दिक्कत होने वाली है। इसलिए टेंडर इंक्वायरी है तो आपको वहाँ पर रेट को ध्यान देना है। इसके बाद प्राइजिंग की बात आती है। अभी ये बहुत सारे आपके पास इंक्वायरी आती है, लेकिन प्राइजिंग के वजह से आपका इंक्वायरी जो है ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है। करेक्ट है ना? तो प्राइजिंग को आप कैसे उसको सॉल्व करोगे? देखो, हर मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो चाहे रिसेलर हो, उसको तो गैप चाहिए, मार्जिन चाहिए, अपना खर्चा निकाल करके उसको तो चाहिए। इससे रिसेलर होता है, तो रिसेलर आपको मान लीजिए आप यहाँ से 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ देते हो आर्टिस्ट पर, रिसेलर इसको 90 रुपीज़ में बेचता है। कितना बेचता है? यही मटेरियल 90 रुपीज़ में बेचता है, मैन्युफैक्चरर इसको 50 में भी दे देता है, 60 में भी दे देता है, लेकिन रिसेलर तो 90 से कम नहीं देता है, क्योंकि उसका जो है जिस आप हवाले का भी चार्ज लगता है, और जिस जहाँ बहुत बड़ा जो गोदाम लेके रखता है उसका भी उसको किराया देना पड़ता है, और उसको भी 2 बार लोडिंग अनलोडिंग का पैसे देना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे ये सारे खर्चे को उसको ऊपर ऐड करता है अपना मार्जिन में, ठीक है। इसलिए उसको वहाँ पर जाकर रेट ज़्यादा हो जाता है। कोई भी चीज़ आप स्टोर करके बेचोगे तो उसका ऑटोमेटिक मार्जिन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राइसिंग में आपको समझाना होगा कि देखिए सर, अगर आप हमारे वहाँ से रिसेलर से लेते हो तो वहाँ पे आपको ये रेट में मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ से ये रेट में मिलेगा, फिर भी आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पे स्टोरेज का भी चार्ज लेने वाला है, लेकिन हम जो है आपका खाली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और टाइमिंग ही आपको देना है ना। आपको टाइम स्पेंड करना है थोड़ा, और थोड़ा सा ही खर्चा लगने वाला है। लेकिन जब आप वहाँ पर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं लेते हो तो वहाँ पे आपको स्टोरेज का भी चार्ज देना है, और आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, दोनों आपको स्टोरेज चार्ज आपको बढ़ने वाला है। तो कस्टमर आपको आप अपने आप वहाँ पे आपको आपके तरफ फेवर में आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, हमको 4 दिन लेट होने दो, लेकिन हमको थोड़ा रेट पे मार्जिन बचेगा, आप दे दो आप, ठीक है ना। ये सारे चीज़ आपको बताना चाहिए कि प्राइजिंग देखिए कैसे बढ़ता है, प्राइजिंग ऑफ फ्लक्चुएशन कैसे होता है। आपको ये भी देखना होता है कि देखिए आपको प्राइजिंग कहाँ पे इफेक्ट करता है। एक तो जैसे कि मान लीजिए कि आप हैदराबाद से चेन्नई में देते हो, तो हैदराबाद से चेन्नई जाने में 5 रुपया पर केजी का खर्चा आता है ना। मान लीजिए पुणे भी जाता है तो 4 से 5 रुपया केजी पर खर्चा आता है। तो अब ये खर्चा उस पर भी पकड़ेगा वो कस्टमर, लोडिंग अनलोडिंग का भी खर्चा पकड़ेगा। आप यहाँ से मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉपर मान लीजिए आप 40 रुपया किलो देते हो, अब उसको कितना में पड़ गया, कम से कम 6 रुपया तो उसको खर्चा आएगा, और फिर आपको 1 रुपया किलो स्टोरेज चार्ज वगैरह भी रखेगा। सेम डे में तो उसको बिकने वाला है तो ठीक है, नहीं बिकने वाला है तो फिर 1-2 रुपया खर्चा उसको भी वही आएगा। तो कम से कम वो आपको 50 एबव ही तो बेचेगा ना, 50 एबव ही बेचेगा ना, तभी तो उसको मार्जिन आएगा।
तो आप जब अब कस्टमर को बोल सकते हैं, जब आप वहाँ से ये रेट 55 या बबे ले रहे हैं सर, तो आपको 40 रुपीज़ में लेने में क्या दिक्कत है। तो वहाँ पे हमको ये समझाना होगा कस्टमर को। देखिए प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग कोई ज़्यादा नहीं है, और मैं हूँ चाहे कोई भी अपना मार्जिन रख के बेचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो रिसेलरों को जिंदा रखने के लिए, और जिंदा कस्टमर, जब मैन्युफैक्चरर जो जिंदा किसके ऊपर आता है, रिसेलर के ऊपर आता है, इसलिए हम रिसेलरों को रेट कम देते हैं, ताकि हमारा जो है कंटिन्यूटी बनता रहे, हमारा प्रोसेस हमेशा चलते रहे, हमारी मशीनरी चलते रहे, हमारे जो लेबर काम करते हैं, जो हमारा मेन पावर है, वो कभी भी अपने आप को ऐसा लोनली फीलिंग ना करे, खाली ना बैठे। इसलिए हमको रिसेलरों को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए आपका पर मंथ जो है आपका 100 टन का प्रोडक्शन है पीवीसी वाटर स्टॉपर, तो 50 टन का आपको रिसेलर को रखना होगा। 50 से 60 टन आपका रिसेलर ही कंज्यूम करेंगे। बाकी आप सोचोगे 100 टन आपका इंडिविजुअल लेगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको रिसेलरों के ऊपर और प्राइसिंग को देखते हुए ये दोनों चीज़ों पर आपको रिसेलर को से रिलेशन बना के रखना होगा। इसके बाद आपको जो इंक्वायरी पर बात कैसे करें, बात आई तो नेक्स्ट जो 10 टॉपिक है, कॉम्पिटिटर का भी कॉल आ सकता है आपके पास। जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जैसे आप भी, हम भी पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हैं, आप भी पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हैं, तो हम भी अपने स्टाफ से कॉल करा सकते कि भाई हमको पीवीसी वाटर स्टॉपर चाहिए। तो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, उसको अंदर से निकालिए। देखिए हो सकता है मलाहों से कोई मलाही नहीं लेता है भैया। बोला गया है जब श्री रामचंद्र जी गए थे जमुना तट को पार करने के लिए, तो वहाँ पे जो मलाह था नाविक, तो वहाँ पर नाव से पार लगाता है तो नहीं लेता है। तो अगर आपको आप खुद पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाने वाले हो और एक पीवीसी वाटर स्टॉपर और बनाने वाला है, तो अगर उससे भी आपको एक अच्छा, मतलब एक कंपटीटर से भी अगर अच्छा आपका ट्यूनिंग हो जाता है, अच्छा आपको जम जाता है, तो वहाँ पर भी कोई बुरा नहीं है। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट उसके पास हो जो आपके पास नहीं है, कुछ डाइया उसके पास हो आपके पास नहीं है। तो एक कॉम्पिटिटर, जैसे कि आपको चाइना सबसे आगे क्यों हो गया, तो चाइना का आगे होने का यही सबसे बड़ा मकसद है कि एक का मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को बहुत सपोर्ट करता है। जैसे कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, एक मैन्युफैक्चरर जो है दूसरे को देख के जलता है। अब यहाँ पे एक चाय के बंडी है, उसके बाजू एक चाय का बंडी लगा, तो बंडी वाला उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। एक मैन्युफैक्चरर अगर तो एक मैन्युफैक्चरर आ जाता है। मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉपर का हैदराबाद में मान लीजिए कि जीडी मेटला के आसपास में 4 कंपनी है, और एक और 5वां आएगा, तो चारों मिलकर उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। क्यों ये? लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा गलती करते हैं। जहाँ पर देखिए लोग कहाँ पे ज्यादा जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, जैसे सिकंदराबाद में लोग जाते हैं। सिकंदराबाद चले जाओ भाई, हर चीज मिल जाएगा, नट बोल्ट ये सब मिल जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी कपड़ा आइटम लेना पड़ता है, फॉर्चून आइटम लेना पड़ता है, तब बेगम बाजार चारमीनार जाते हो। दिल्ली का रहने वाले चांदनी चौक में जाते हो। तो कहने का मतलब एक ही आइटम को सब कुछ सब लोग बेच रहा है, तो वहाँ पर तो किसी का झुलस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आपको क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है? अगर पीवीसी वाटर स्टॉपर का या रबर सेक्शन होज का जोन बन गया हैदराबाद, तो ऑल इंडिया का कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा एक्सपोर्ट के भी फॉरनर भी आकर के यहाँ पर बिजनेस को ऊपर फोकस करेंगे, और यहाँ से मार्केट प्लेस बनाएंगे, और विदेश तक मटेरियल भी जा सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि एक मैन्युफैक्चरर को दूसरे मैन्युफैक्चरर से एलर्जी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मिल मिलाप के करके करना चाहिए। देखिए एक ही घर में अगर 4 भाई है, तो चारों में अगर यूनियन नहीं है, एकता नहीं है, तो घर घर नहीं रहता है, तो महाभारत बन जाता है। महाभारत आपने देखा होगा, रामायण भी देखा होगा। तो महाभारत कब छिड़ा? जब आपस में भेदभाव हुआ। रामायण तब हुआ जबकि आपस में भेदभाव हुआ, हमारा लड़का राजा बनेगा, हमारा लड़का राजा बनेगा। तो उस तरह से आपका अगर स्टेट में बिजनेस ज्यादा करना चाहते हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट का, तो एक कंपटीशन में मत आइए। आप भी बिजनेस करो, हम भी बिजनेस करें, सब लोग मिलकर बिजनेस करो। और सभी लोग आज के वीडियो देखा कि इंक्वायरी पर बात कैसे करें,
अगर ये 10 टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं तो हम हर इंक्वायरी को कोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर एक कोटेशन को हम ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।